अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो बोल रहा है कि फॉर्मूलाज दिए हुए हैं सारे इसमें यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट 4 अपॉन रूट 0.0025। ये तो पेपर 1 जैसा सवाल है जो इसने पेपर 2 में डाल दिया है। ठीक है, तो इसको बस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल दो एंड यू विल गेट योर आंसर। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4 अपॉन रूट 0.0025, ये आ गया 8। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है वर्क आउट 40% ऑफ 530। तो 530 मल्टीप्लाई बाय 40%। तो 530 का 40% कितना हो गया ये? देखना है इसमें परसेंटेज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 212। इसके बाद बोल रहा है दिस इज पार्ट ऑफ अ बस टाइम टेबल फ्रॉम न्यूयॉर्क टू रेलिंग। वर्क आउट द जर्नी टाइम फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पीटर्सबर्ग। ठीक है, मुझे बताना है पीटर्सबर्ग से न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, कैसे बताओगे बेटा? न्यूयॉर्क ये रहा, पीटर्सबर्ग ये रहा, कहाँ है ये रहा। और आप जर्नी टाइम माइनस कर दो, 9 15 से 1940 में से 9 9 40 15 को माइनस कर दो। 1940 में से 9 15 को माइनस कर दो, तो आ जाएगा 25 एंड 10। तो मतलब 10 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ठीक है, आंसर स्पेस में अपनी आंसर्स को लिखना मत भूलना। फिर बोला है अर्जुन अराइव्स एट द बस स्टेशन इन द वॉशिंगटन एट 1:36 p.m. वर्क आउट हाउ लॉन्ग ही वेट्स फॉर द 9:15 बस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अराइव। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई वो बस स्टेशन पे वॉशिंगटन पे आ गया 1:36। ठीक है, वॉशिंगटन पे वो आ गया 1:36 p.m. 1:36 p.m. ठीक है, और 1:36 p.m. पे आ गया। और अगली जो है वो 1:36 और मैं 24 आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 13:36। ठीक है, 13:36 पे वो वॉशिंगटन पे आके वेट कर रहा है। सही है। वर्क आउट हाउ लॉन्ग ही वेट्स फॉर द 9:15 बस फ्रॉम न्यूयॉर्क टू अराइव। अब 9:15 से जो बस निकली हुई है वो वॉशिंगटन पे कब पहुंचेगी बेटा? वो वॉशिंगटन पे कब पहुंचेगी? 15:20 पे। और वो कब से खड़ा हुआ है? 13:36 से खड़ा हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई उसको कितना इंतजार करना पड़ेगा। 15:20 माइनस 13:36 कर दो। 15:20 माइनस 13:36 माइनस करो जरा, कितना आता है? 20 में से 36 तो माइनस नहीं हो सकते, इसमें से हमें 1 आवर देना पड़ेगा। हाँ यान बोलो। सर ये 1336 कहाँ से आया था? बेटा 1:36 बोला था ना उसने, तो मैंने इसको 24 आवर्स में कन्वर्ट करके 13:36 लिख दिया। मैंने कहा 44, और ये आ जाएगा 1 घंटा। यानी 1 hour 44 मिनट्स इसको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आंसर सिर्फ मिनट्स में देना है। तो इसका मतलब 60 मिनट्स प्लस 44 मिनट्स, ये आ जाएगा 104 मिनट्स इसको वेट करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अगले बार में बोला पेन्स कॉस्ट 53 cents ईच। वर्क आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स मरियम कैन बाय विथ $15। $15 बेटा, इसका मतलब सेंट्स में अगर करें तो $1 इक्वल होता है 100 सेंट्स के। तो $15 इक्वल हो गए 1500 सेंट्स के। और 1500 सेंट्स में
हर एक पेन मेरे पास 53 सेंट्स की है, तो मैं कितनी पेन परचेज कर सकता हूँ? 1500 डिवाइडेड बाय 53 28.3 पेन। कितनी पेन्स परचेस कर सकता हूँ? 28.3 पेन्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पे आपने देखी है 0.3 पेन मिलते हुए? कहीं पे आपने देखी है 0.3 पेन? हाँ, 0.3 पेन का क्या मतलब है? 0.3 पेन पॉसिबल ही नहीं होता भाई। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं कितनी पेन्स परचेस कर सकता हूँ? 28 पेन्स परचेस कर सकता हूँ। बात समझ में आई? ठीक है। अगर इसका आंसर, मेरी बात बहुत गौर से सुना, अगर इसका आंसर 28.999 भी आता, तब भी मैं इसको क्या लिखता? 28 लिखता, 29 नहीं लिखता। क्योंकि 29 का मतलब है कि मेरे पास 1500 से ज्यादा पैसे होने चाहिए। मेरे पास 1500 अगर सेंट्स हैं, तो उससे मैं 28 पेन मैक्सिमम खरीद सकता हूँ। जो अगली पेन है वो 0.9999 आएगी, पूरी पेन नहीं आएगी मेरे पास। ठीक है। तो इस तरह के सवालों को जरा ध्यान से करना होता है कि हमें इसको जो है वो राउंड अप करना है या राउंड डाउन करना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्क, हाँ तो कुछ बोल रहा है नहीं। वर्क आउट द चेंज शी रिसीव्ड इन सेंट्स। अब देखो चेंज कैसे पता चलेगा बेटा? 28 पेन अगर मैं ले रहा हूँ 53 सेंट्स के हिसाब से, तो टोटल पैसे कितने बनते हैं? 28 मल्टीप्लाई 53, ये बनता है 1484। और मेरे पास टोटल थे कितने? 1500। माइनस करते हैं, पता चल जाएगा कितने चेंज बचेगा। 16 सेंट्स का मेरे पास चेंज बचेगा। ठीक है। अगला, द डायग्राम शोज अ क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन ट्रेवल टू स्कूल, कंप्लीट द टेबल। अब मुझे वैल्यूज दी हुई हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे उसका एंगल बताना है बेटा। 1500 टोटल आपके पास थे और हर एक मैन 53 सेंट्स की थी, तो आंसर आया 28.3। इसका मतलब मैं 1500 सेंट से मैक्सिमम 28 पेन परचेज कर सकता हूँ। अगले पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई ये परचेज करने के बाद चेंज कितने का मिलेगा? तो 28 पेन 53 के हिसाब से अगर मैं परचेज करता हूँ, तो मुझे पैसे कितने देने पड़ेंगे? 1484। मेरे पास टोटल थे कितने? 1500। माइनस करके पता चल गया कितना चेंज मिलेगा। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है द टेबल शोज 30 चिल्ड्रन। ठीक है, पार चार्ट बना। पार चार्ट कैसे बनता है? पार चार्ट कैसे बनता है भाई? एंगल कैसे निकलता है? एंगल वॉक करने का नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 18, आउट ऑफ 18 टोटल अपॉन बच्चे 30 कितने कर हैं? देंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 360। मल्टीप्लाई बाय 360। हो जाए तू तो जीता हो गया यार। हाँ सर। ये आ गया 216। फिर 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 360, 36। 9 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 360, 108। तीनों का टोटल 360 आना चाहिए, आ ही रहा होगा। अच्छा, ड्रॉ द पाई चार्ट। अब पाई चार्ट आपको बनाना है प्रॉपर एंग प्रोटेक्टर रख के। ठीक है। तो प्रॉपर प्रोटेक्टर तो फिलहाल मेरे पास नहीं है। ठीक है। क्या करना है इसमें? अब सबसे पहले आप क्या करोगे? 216 का एंगल, कोई भी एक एंगल बना लो। कोई भी एक एंगल आप पहले बना सकते हो। ठीक है। जैसे आपने क्या किया, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखा, और आपने एंगल मेजर कर लिया लेट्स से 36 का। तो 36 का एंगल बेटा, जाहिर सी बात है अब आपकी प्रोटेक्टर की लाइन यहाँ से मैच हो रही है ना। प्रोटेक्टर में एंगल ध्यान से देखा करो, यहाँ से आप जीरो की काउंटिंग शुरू करोगे और 36 का एंगल जहां भी आएगा वहां पे आप इस तरह से एंगल मार्क कर दोगे। ये एंगल बन गया 36 डिग्रीज का। यहाँ पे आपने लिख दिया 36 डिग्री भी मार्क कर दिया, और आपने लिख भी दिया वॉक, नहीं वो 36 कार का है। यहाँ पे आपने लिख दिया कार 36 डिग्री का एंगल। ठीक है बेटा। उसके बाद 108 का एंगल बनाना है। अब प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख दो इस लाइन के साथ, या इसी लाइन के साथ उधर भी रख सकते हो, जहां अच्छा लग रहा है रख दो।
अब 108 का एंगल रखना है। अब आपके प्रोटेक्टर की लाइन और आपकी डायग्राम की लाइन यहाँ से मैच कर रही है, तो इसके 0 से काउंटिंग शुरू की, 108 सपोज करो कहीं यहाँ पे आ गया, ये आपने लाइन बनाई, ये एंगल बन गया आपका 108 का। एग्जैक्ट नहीं बन रहा ये, क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ये 108 का एंगल हमने बना दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया बस, बहुत हो गया बस, ठीक है। और तीसरा एंगल है हमारे पास 216, ये खुद ब खुद एंगल आ जाएगा वॉक, ठीक है। इस तरह से आपको अपना पाई चार्ट कंप्लीट करना है। क्लियर है बेटा? कोई भी आप पहले एंगल बना सकते हो, उसका कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, डायग्राम शोज अ क्यूबॉइड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला शीट गिवन होगी, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6.5 208। 208। देख रहे हालात, देख रहे, ये तूने कभी ऐसा जवाब जल्दी जल्दी? हाँ, नहीं लगता है हालात क्लास। सर फॉर्मूला शीट में कहाँ है ये लिखा हुआ? फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किधर है भाई? स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, स्फीयर है, रेडियस है, सिलेंडर है, नहीं है, क्यूब नहीं है भाई। क्यूब क्यूबॉइड का याद करके जाना, क्यूब क्यूबॉइड का याद करके जाना। चलो अगला, क्या बोला? एलेक्स बाइज अ शर्ट एट अ प्राइस ऑफ $14.75, पेड्रो बाइज अ शर्ट at a price of $21.99. The exchange rate is $1 is equal to 0.73 pounds. Calculate how much more Pedro pays than Alex. ठीक है। अब एलेक्स ने जो है वो एक शर्ट बाय करी 14.75 की, पेड्रो ने एक शर्ट बाय करी $21.99 की। एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 0.73 पाउंड। हम क्या करते हैं, दोनों को सेम यूनिट में ले आते हैं ना, या तो दोनों को पाउंड्स में लाओ या दोनों को डॉलर्स में लाओ, आपकी मर्जी है भाई। अच्छा, डॉलर्स में बोला, सॉरी 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 भाई, वो बोल रहा है आंसर इन डॉलर्स बताने हैं, तो सबको डॉलर्स में लेके आना है। यानी अगर $1, सर रिकॉर्डिंग कर लें, भाइयों की क्लास चल रही है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। $1 इक्वल है 0.73 पाउंड, ठीक है। लड़के भी बायो लेते हैं। सर आपने नहीं ली तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे भी नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कम लेते हैं ना। अच्छा, इसके बाद जो है वो क्या था सर आंसर भाई 11.23 आ रहा है इसका? इसका सर। 1.78 आ रहा है। और हमें बताना है कि भाई $21.99 कितने पाउंड्स के बराबर होंगे, नहीं बल्कि हमें पाउंड्स डॉलर्स में कन्वर्ट करना है ना। हम देखते हैं कि भाई 14.75 पाउंड्स कितने डॉलर्स के बराबर होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 14.75 20.21। डिवाइडेड बाय 0.73, $20.21। $20.21। अब भाई ये जो एलेक्स था, इसने $20.21 की ली, और पेड्रो ने दूसरी दुकान से ली होगी, $21.99 की मिली उसको। तो भाई दोनों ने, एलेक्स ने कितना ज्यादा, पेड्रो ने कितना ज्यादा महंगी ली भाई? 1.78। 21.99 माइनस 20.21,
1.78, 78 नहीं बोलते बेवकूफ, 78 बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद बोला डायग्राम शोज अ हेक्सागोन, एलेक्स ने जेना मार्केट से ली। हाँ तो ये दोनों को साथ जाना चाहिए था ना, दोस्त नहीं होंगे तो, दोस्त तो साथ लेते, या तेरे जैसा दोस्त होगा। The diagram shows a hexagon. Write down an equation and solve it to find the value of x. Hexagon के total angles कितने होते हैं? 6. तो total sum of angles आ गया 6 minus 2 multiply by 180. 720. 720 total आ गया। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसका मतलब सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 720। हालार बताओ x की वैल्यू। 78. 2x 152 plus 2x plus 120 plus 100 plus 144 plus x minus 30 plus 152 equals to 720। यहाँ से निकालो क्या आती है? 152 plus 120 plus 100 plus 144 minus 30 plus 152। सारे नंबर्स को प्लस माइनस 152 करो। आपने 2 दफा क्यों किया? 2 दफा लिया है, 2 दफा ले लिया है। चलो, सर 2 दफा ले लिया। 78 आ रहा है आंसर, 78. अबे सबर कर जा, बात को भी तो करवाने दे। आज तू साइन तला बता है। सर उसने भी हार मान के क्लास छोड़ दी। सर वही अगर ये नीति। सर अगर ये हाँ, पॉलीगॉन में क्वेश्चन है कि ये जो टोटल सम का वो जो एंगल है 160 है, अब हमें साइड्स निकालने हैं, तो सर ये कैसे निकालेंगे? क्या मतलब? समझा नहीं, सवाल नहीं समझा। सर टोटल अगर उसने बोला कि 160 वो है डिग्री है, अब हमें उसकी है ना वो निकालनी है साइड्स, वो कैसे निकलेंगे? तो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू, एक एंगल दिया हुआ है या तो सम दिया हुआ है? एक एंगल दिया होगा ना 160। जी जी। हाँ तो n-2 मल्टीप्लाई 180 से टोटल आ जाएगा, डिवाइड बाय n करोगे तो एक आ जाएगा, इक्वल्स टू 162 कर दोगे, यहाँ से सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लो। ओके सर। 78 आ रहा है भाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है भाई अगला सवाल? सर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं बायो में। अच्छा भाई, 9 में बोल रहा है ये कि फाइंड फ्रॉम द लिस्ट राइट डाउन अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है इसमें से? 12। 12. क्यूब नंबर कौन सा है? 8. 8, प्राइम नंबर? 5, 5. इररेशनल नंबर? √7, ओए होए, √7। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एना हैज अ बैग कंटेनिंग 10 बीड्स, देयर आर 4 बीड्स एंड द रेस्ट आर ब्लू। Anna takes 2 beads from bag at random without replacement। और मुझे डायग्राम फिल करनी है भाई। डायग्राम 4/10 है, डायरेक्ट 1 से माइनस किया 6/10 आ गया। 3/9 डायरेक्ट 1 से माइनस किया 6/9 आ गया। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, अगर पहली ब्लू उठा रहे हो तो दूसरी ब्लू निकालोगे जब, तो एक कम हो जाएगी 5/9, और ये 5/9 है तो ये 4/9 हो गई। ठीक है, एक दी हुई है, दूसरी निकाल ली 1 से माइनस करके, और फिर थोड़ा सा सोच लिया कि भाई अगर एक ब्लू है और दूसरी भी निकालनी है ब्लू, तो एक एक कम कर दिया ऊपर और नीचे से। समझ आई बात? सर ये -1 क्यों हुआ है?
बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 से माइनस करके नीचे नीचे वाली निकालनी जो अननोन थी। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एना टेक्स टू रेड बीड्स गाइस, दो रेड का है, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9, 2/15 आ रहा है। 12/90, 2/15। चलो इसके बाद माया builds a patio in her garden in the shape of a cylinder with radius 2 meter and height 0.08 meters। ठीक है, एक सिलेंडर के शेप का वो बना रही है, कुछ पता नहीं क्या बना रही है। एक कैसा बना है, चलो अब जैसा भी है। ये रेडियस 2 मीटर्स का है और हाइट इसकी है 0.08। इसमें पेशो इज मेड फ्रॉम कंक्रीट, द डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट इज 2500 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी उसने दी हुई है 2500, मास हमें नहीं पता, वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस की जगह 2, हाइट की जगह 0.08, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.08, ये आ जाएगा 0.32 पाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मास निकाल लो, कितना आता है? 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.32 पाई, 800 पाई इसका आंसर आ गया। डेसिमल्स में लिखेगा तो याद आएगा 2513.3। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो 2510 हो जाएगा, मसला नहीं है, किसी में भी लिखो चलेगा। वैसे वैसे हम कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कोशिश किया करो कि अपने आंसर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखो। गिव नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 1 डेसिमल प्लेस फॉर एंगल्स। ठीक है, अनलेस अ डिफरेंट लेवल फॉर एक्यूरेसी इज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, यानी अनलेस क्वेश्चन में कुछ और मांग रहा है, अदरवाइज 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रखा करो। ये तो 2513 का 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2510। अगला, माया wants to put tiles on the surface of her patio as shown in the diagram. Each tile is a sector with arc length 75 centimeter. Explain why the tiles do not fit exactly on the surface of the patio. बताओ क्या करेंगे इसमें? सर आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे क्या होगा? उससे शायद एंगल मिल जाएगा।
हाँ हाँ, लेकिन हमें तो ये बताना है ना कि भाई टाइल जो है वो एग्जैक्टली जो है वो पूरी सरफेस पे फिट नहीं होगी। एक टाइल जो है वो आपके पूरे सरफेस पे फिट नहीं होगी, ये बताना है। अच्छा, पहले तो ये 75 सेंटीमीटर है, इसको आप डिवाइड बाय 100 करके 0.75 ले आओ ना। ठीक है, अब अगर मैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है बेटा थीटा। मैं ये एंगल अगर निकालने की कोशिश करता हूँ, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, या इससे भी आसान हम एक काम ये करते हैं, देखो सुनो मेरी बात, हमें बताना है ये सर्कल एक के टाइल है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सुनो लगेगा। सुनो 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 मेरी बात सुनो। वो बोल रहा है कि भाई ये सरफेस ऑफ अ पेशो जो है, ये जो पूरा सर्कल है, उसमें ये एक टाइल जो है वो फिट करना चाह रहा है इस तरह से। अब वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं पूरे सर्कल पे इस स्टाइल इतना इतना टाइल लगाता हूं, तो ये टाइल जो है वो पूरे सर्कल को एक साथ कवर नहीं करेंगी। कैसे पता चलेगा बेटा? मेरे पास अगर ये पूरी टाइल का एक पार्ट ये वाला 75 का है, ठीक है, 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर्स का है, मुझे इस टाइल को टोटल कितना कवर करवाना है? पूरा सरकमफेरेंस इस सर्कल का कितना है बेटा? इस सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस है 2 पाई, और रेडियस कितना है इसका? 2 मीटर। कितना आएगा ये? 4 पाई आ जाएगा। 4 पाई आ जाएगा। ये पूरा सरकमफेरेंस है। और हर एक टाइल का कितना है बेटा? 0.75 मीटर्स है। हर एक टाइल का जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो 0.75 मीटर्स है। तो अगर मुझे अपने पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस को कवर करना है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें मुझे कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देता हूँ एक टाइल के उससे लेंथ से। तो कितना आता है? 16.76। 16.76 यानी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0.75 एक लेंथ है टाइल की, और टोटल आपके पास 4 पाई है, तो भाई 16.8 जो है वो टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी कवर करने के लिए। अगर अगर इसका आंसर पूरा पूरा इंटीजर वैल्यू आता, जैसे 17 आता, इसका मतलब क्या होता कि भाई पूरा जो है वो 17 टाइल्स से आपका पूरा जो है वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? डेसिमल्स में आ रहा है। डेसिमल्स का मतलब क्या है कि भाई 16.8 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। 16.8 टाइल्स तो हो ही नहीं सकती, या तो 16 टाइल्स लगाओ या 17 टाइल्स लगाओ। तो इसका मतलब पूरी टाइल्स अगर मैं लगाता हूं एक एक करके, तो मैं इस सर्कल को पूरा नहीं कर सकता टाइल्स से कवर। समझ आई बात? ठीक है, इसको इस तरह से सुन लो। एक और एग्जांपल देख लो कि भाई फॉर एग्जांपल एक जो है वो इस तरह से एक पाथ है, और इस पाथ की टोटल लेंथ है, लेट्स से इस पाथ की टोटल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। इस पाथ की टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और मैं बोलता हूं कि भाई मैं इस पे हर एक एक टाइल जो है वो 2-2 सेंटीमीटर की लगाऊंगा। हर एक टाइल मैं इसके ऊपर 2-2 सेंटीमीटर की लगाऊंगा। तो मुझे बताओ, क्या मैं 2-2 सेंटीमीटर की टाइल्स लगा के इस पूरे पाथ को कवर कर सकता हूँ? हाँ या ना? क्या मैं 2-2 सेंटीमीटर की टाइल लगा के नहीं इस पूरे पाथ को कवर कर सकता हूँ? नहीं नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? मैं 24 24 तक। सेंटीमीटर इसका कवर कर सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो यही काम हमें यहाँ पे भी करा कि भाई टोटल आपका जितना भी सर्कल था, ठीक है, उसको हमने डिवाइड कर दिया एक टाइल से। तो हमारे पास आंसर डेसिमल में आ रहा है। इसका मतलब डेसिमल नंबर की टाइल्स तो हो नहीं सकती भाई, या तो 16 टाइल्स लगाओ या 17 टाइल्स लगाओ। तो ये हमने इस तरह से शो किया कि हम इस टाइल से पूरा कवर नहीं कर सकते।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है भाई, दोनों सर के साथ 17 हो जाएगा आंसर, 17 हो 17 जाएगा। नहीं, 17 होगा नहीं, आपको बस ये शो करना था कि टाइल्स पूरा फिट नहीं हो सकते, वो बस आपने इस तरह शो किया कि भाई इसका आंसर 16.8 आएगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। 16.8 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू। सर एक बार ये समझा देंगे, आपने ये 2 जो है ये 2 बार क्यों लिखा है? बेटा ये तो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर रेडियस का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का, ओ अच्छा अच्छा, ओके सर ओके। ठीक है। अच्छा अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, दोनों को अलग अलग करके आप लिख दो। एक दफा इसको ऐसे लिख दो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6, और एक दफा इसको ऐसे करके लिख दो, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और x लेस देन, यही आपकी इनइक्वालिटी बन गई। ठीक है। अच्छा वो बोल रहा है कि मुझे इंटीजर वैल्यूज बतानी है, इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी लेकिन मुझे इंटीजर वैल्यूज बतानी है। तो इस इनइक्वालिटी के बीच में इंटीजर वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं बेटा, एक तो -2 आ रही है, -1 आ रही है, 0 आ रही है और 1 आ रहा है। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो हमारा इंक्लूसिव नहीं है। सर क्या बोला अच्छा आपने, 2 इंक्लूसिव नहीं है, क्या मतलब? बेटा यहाँ पे लेस देन 2 है ना, इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है, ये ग्रेटर जी देन इक्वल्स टू था तो इसका मतलब -2 इंक्लूसिव था, यहाँ नहीं है ठीक तो इसका मतलब 2 को काउंट नहीं कर। ठीक। अगला, बाय ड्राइंग द टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट t इक्वल्स टू 2। अब मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनाऊंगा x इक्वल्स टू 2 के ऊपर, यहाँ पे मुझे एक टेंजेंट लाइन बनानी है। टेंजेंट लाइन कैसे बनेगी भाई, मुझे अपने रूलर को बिल्कुल ऐसे रखना है कि बिल्कुल इस पॉइंट पे टच करते हुए गुजर जाए। तो भाई बेटा भाई नहीं भी सही। सर गोल्ड फिश का स्केल इस्तेमाल करें करें वो सही होता है। वही करनी पड़ेगी। है तेरे पास? जी सर है, दूं? हाँ ले दे यार, ले जा। हाँ पिक्चर एड्रेस भेजिए, भेज दो, मैं बाइक पिक्चर, करवाता हूँ। दरवाजा पिक्चर खोलें, भेज आगे दो। हूँ मैं। ओ भाई पिक्चर भेज दो। हाँ अच्छा हाँ ये सर आपका भेज देता टेंजेंट हूँ। बन गया, और अब इस टेंजेंट में मुझे निकालना है ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट बेटा आप सुनो क्या करोगे, सबसे पहले एक पॉइंट तो वही लोगे जिस पे आपने टेंजेंट बनाया है। ये पॉइंट क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल बॉक्सेस कितने, 10 बॉक्स, और टोटल डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो हर एक बॉक्स कितने का हो गया, 0.2 का हो गया, यानी ये हो जाएगा 2.2 आपका एक बॉक्स आ गया। एक बॉक्स के हिसाब से 2.2 आ गया, यानी एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,2.2। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो इस लाइन पे, जो भी आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मैं ले लेता हूं ये वाला, 1 2 3 4 5, 5 यानी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और ये 1 पे आ रहा है यानी 0,1 मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया। दोनों का ग्रेडियंट निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना आ रहा है आंसर, डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 0.6 माइनस, सॉरी पॉजिटिव 0। ठीक है, मार्क स्कीम में आंसर्स में जब वो आपका चेक करेगा तो आपके एक रेंज दी हुई होती है, जिस रेंज में आपके आंसर एक्सेप्टेबल है विल बी डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 0.6 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से।
अगले बार में बोले राइट डाउन व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कार्स मोशन फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ दिस जर्नी। बताओ फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकेंड्स ऑफ इट्स जर्नी में हमारा जो है वो ये ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये है स्पीड टाइम ग्राफ। ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ को थोड़ा सा रिकॉल करता हूं तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमें दो शेप्स पता थे। एक था, अगर इस तरह से बनी हुई है तो कौन सा ग्राफ होता है ये? कौन सा ग्राफ होता है कांस्टेंट ये? स्पीड कांस्टेंट हाँ, कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड। जी। और ये वाला ग्राफ कौन सा होता है? कांस्टेंट इंक्रीज। एक्सेलरेशन। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका ग्राफ है इसका जो ग्रेडियंट है, तो पहली बात तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इन टर्म्स ऑफ द कार्स मोशन फॉर द फर्स्ट 10 सेकंड्स ऑफ इट्स जर्नी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपसे एक तरह से ये पूछना चाह रहा है कि इस स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे फर्स्ट 10 सेकंड्स में किसी भी पॉइंट का, तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ का क्या बोला ग्रेडियंट सर, वो वापस आपसे, बताएं। स्पीड टाइम ग्राफ का देखो व्हाट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट्स, यानी जब आप कर्व का ग्रेडियंट निकालोगे किसी भी पॉइंट पे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या करता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो बस इसका आंसर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन बोल दो या एक्सेलरेटिंग बोल दो, दैट द कार इज एक्सेलरेटिंग बोल दो। ठीक है, या इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ये भी बोल सकते हो। एक्सेलरेशन बोले के ज्यादा बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट the table shows the distances traveled by the 80 people to a shopping mall. Calculate the estimate of the mean distance traveled. बताओ इस ग्राफ का मीन कैसे निकलता है इस तरह के टेबल का? पहले क्या निकालना पड़ता है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। 0 से 5 का मिड पॉइंट 2.5। उसके बाद 7.5, 15, 30, 5 क्या आएगा? अब मल्टीप्लाई करोगे। अब आप मिड पॉइंट को उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 35 मल्टीप्लाई बाय 2.5, और मैं सब एक साथ ऐड करता हूँ भाई। 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 14 मल्टीप्लाई बाय 15, 11 मल्टीप्लाई बाय 35, 8 32.5 डिवाइडेड बाय टोटल लोग कितने भाई? 80। क्या आ रहा है? सर 10.4। 10.4। 10.4। 10.4 हमारा मीन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
डायग्राम शोस ट्राइंगल ए ऑन सर, टू ये एंड तो ट्राइंगल बी। हाँ ये तो नहीं देगा ना, ये तो पूछ लिया इसने पेपर 1 में। हाँ नहीं देगा, लेकिन हम तो आया तो कर लेते हैं, क्या होता है। Describe fully the single transformation that match triangle A onto triangle B। बताओ A onto B क्या होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। होगा। रोटेशन। ट्रांसलेशन नहीं हुई, इनलार्जन नहीं रोटेशन है। हुई, रिफ्लेक्शन नहीं हुई, रोटेशन हुई है। रोटेशन 90 Clockwise. डिग्रीज क्लॉकवाइज। रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सेंटर रोटेशन बताना है। सेंटर रोटेशन का क्या तरीका होता है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करें भाई, हम एक ये वाला करते हैं इसके साथ। अच्छा, इसका मिड पॉइंट निकलेगा आराम से दिख के, यहाँ पे आएगा इसका। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी हम लाइन जो है, अच्छा मिड पॉइंट के बाद आपको अपनी रूलर को, ये गोल्ड फिश का रूलर वापस आ गया, रूलर को बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर रखना है। परपेंडिकुलर रखते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से। ठीक है, कि बिल्कुल आप जो है वो अपनी लाइन के परपेंडिकुलर रख दो रूलर को, और फिर एक लाइन खींच दोगे। ये आपने बना दिया एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरह आप दूसरे दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। और फिर उनका भी इसी तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये तो वही बनेगा, इसका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम ही आ रहा है। दूसरे कोई पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये दोनों कर दिए हमने, ये दोनों कर दिए। क्या है यार, बाबर रूलर चाहिए। यार हालात तेरी रूल स्केल अभी तक नहीं आई यार। सर रास्ते में ये मैंने बात की इससे, वो कह रहा है 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और इतनी देर में पेपर खत्म हो जाएगा हमारा। इतनी हिल रही है। सर कहीं वो खुद ही तो नहीं पढ़ रहा शायद स्केल से, बीच रास्ते में हो पता सकता चले है, वो वहीं। और टेस्ट करके पढ़ो। अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा भाई, इसका मिड पॉइंट हमारे पास आएगा ये इधर। ये रहा, इसका मिड पॉइंट इधर आएगा। ये इसका मिड पॉइंट। सर ये मिड पॉइंट कैसे निकाला आपने? बेटा डिस्टेंस मेजर कर लो। मैंने तो देखा भाई, मैंने कैसे देखा, मैंने देखा भाई यहाँ 3 बॉक्सेस और 2 बॉक्सेस, यहाँ 3 बॉक्सेस और 2 बॉक्सेस, ये मिड पॉइंट मिल गया मुझे। आप डिस्टेंस जब रूलर से मेजर करोगे तो आपको और एक्यूरेट मिल जाएगा। अब मैं दोबारा अब अपनी रूलर को इसके परपेंडिकुलर रखता हूँ और एक लाइन खींच देता हूँ। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, 2,1। समझ आ गई बात। अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो दोबारा भी आए। आगे बढ़ते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू x माइनस 3 का ग्राफ स्केच करना है। मैंने आपको ग्राफ स्केच करना सिखाया हुआ है। कैसे करते हैं बेटा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट मार्क कर दो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो। अच्छा, एक तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट, यानी मेरा ग्राफ y को -3 से कट करेगा। और दूसरा कोई भी एक पॉइंट ले लो आप। कैसे ले लो आप, इसके अंदर x की जगह अगर 1 डालते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू 1 पे y जो है वो -2 आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 ऐसे अंदाजे से मार्क कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू -2, दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया।
मुझे बस स्केच करना है, एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, स्केच करना था। एक तो मैंने वाई इंटरसेप्ट मार्क कर दिया और एक मैंने मार्क कर दिया कि भाई ये एक्स की कोई भी रैंडम सी वैल्यू डाल सकता है। वाई इक्वल टू 1/x7 आप लोग को बताया था कि भाई इसका शेप आपको ग्राफ का याद रखना है। एक ग्राफ शेप ऐसा आएगा यहाँ पे, एक इसका यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, ये वाई इक्वल टू 1/x है। 1/x² होता तो फिर दोनों ऊपर आ जाते। ठीक है, और अगर -1/x होता तो फिर यहाँ और यहाँ बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो ये आना चाहिए, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके का सवाल है। ठीक है, और इसमें ये क्या बोल रहा है, एन इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 12% पर ईयर। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था जो भी आपकी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस या माइनस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूले के टाइप कराएंगे। The insect population on 1st January is 3.7 million. 3.7 million। मिलियन में कितने जीरो होते हैं? होते होंगे 10-15 तो होते होंगे। 6। मिलियन इज 10 पावर 6। ठीक है, तो 3.7 मिलियन का मतलब है अगर आप इसको आप 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है, या इसको आप 3 7 और उसके आगे 5 जीरोस लगा दो तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। अच्छा, वो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इट विल टेक फॉर द इंसेक्ट पॉपुलेशन टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन। ठीक है, टू फर्स्ट फॉल बिलो 1 मिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा, हमें ये चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि भाई कितने सालों बाद हमारा आंसर जो है वो 1 मिलियन से कम आएगा। कितने सालों बाद हमारा आंसर 1 मिलियन से कम आएगा। अब कैसे पता चलेगा बेटा, कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर। क्या करेंगे? ट्रायल एंड एरर करेंगे, मतलब इसमें हम अलग अलग टाइम की वैल्यूज डाल डाल के चेक करेंगे कि कब जाके मेरा आंसर 1 मिलियन से कम आता है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये आ जाएगा 3,700,000 हमारे पास आ गया, और 1 माइनस करना है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। रेट है आपके पास क्या? रेट कितना है? 12%। 12/100। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो बढ़ाते रहते हैं। शुरू में हम बात ऐसी रैंडम सी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, कोई इसके पीछे बेसिस नहीं है, मैं सिर्फ रैंडमली चेक करने के लिए 5 लिख रहा हूँ कि देखते हैं 5 साल बाद क्या वैल्यू आती है। कैलकुलेटर चलाएंगे, 3,700,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 12/100 पावर 5। तो ये आ रहा है 1,95,950,000 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ पावर 7 रख के, वही 1.5 मिलियन समथिंग आ रहा है। मैं चेक करता हूँ पावर 9 रख के, 1.1 मिलियन कुछ आ रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ पावर 10 रख के, तो पावर 10 से जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1030453। अभी भी ये 1 मिलियन से ज्यादा है, अभी भी ये सर 11 रखें, 11 1 मिलियन से ज्यादा है। हाँ, 906799 है। 11 रखते हैं अगर, 906799। तो ये आ रहा है 1 मिलियन से कम हो गया, 906799। ठीक है, तो अब ट्रायल एंड एरर में है ना, आप उसको एक एक करके, एक एक सारी वैल्यूज तो नहीं दिखानी, बस जहां पे करीब आ रहा है ना उसके आगे पीछे की एक दो वैल्यू दिखा देना। जैसे मैंने 10 रख के दिखाई कि देखो भाई 10 साल बाद नहीं हो रहा, 11वें साल में आके ये 1 मिलियन से कम हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब टोटल कितने साल लगे बेटा? 11 साल लगे इसको 1 मिलियन से वैल्यू कम होने में। समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, अयान क्या बोल रहे हो? सर अगर अच्छा 10 लिख दिया तो क्या होगा?
अगर क्या होगा 10 लिखे तो गलत हो जाएगा। मतलब कैसे? भाई 1 मिलियन से कम चाहिए ना वैल्यू, 10 पे तो 1 मिलियन से ज्यादा आ रही है वैल्यू। सही 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 सही। ठीक है। अयान और राफे बेटा तुम दोनों ने हाथ उठाए हुए हैं अपने, बताइए सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हाँ बोलो। पेपर में पहले 12-15 क्वेश्चन आते थे ना, अब कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा आप पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, पहले एक सवाल लंबा लंबे आते थे, 10 से 12 सवाल आते थे। ठीक है, और वो लेंदी लेंदी सवाल होते थे। अब इसने पेपर पैटर्न टोटल चेंज कर दिया है। ये आईजीसीएसई और ओ लेवल मैथ्स को सेम पैटर्न पे तकरीबन लाना शुरू कर दिया है इसने। सवाल के मार्क्स भी इसने बढ़ा दिए हैं थोड़े थोड़े, जो पहले 2-3 मार्क के सवाल आते थे अब वो 4-5 मार्क के सवाल हो गए। तो अब जो है वो आपके पास जाहिर सी बात है स्पेसिमेन पेपर इसने अच्छा इसीलिए सर दिया है। एक बात बता दे मुझे एक हाँ बात बता दे, आईजीसीएसई में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है ना जो हमें हमने नहीं हाँ, पढ़ाया? है एक चीज है, कल बताऊंगा। बस देखा, अभी बताएंगे हाँ, आप, कल नहीं अभी। याद है मुझे याद है, हाँ चलें, शुक्र। इतनी याद है। जैफा अभी भी वक्त है, टीचर बदल लो। हाँ यही सोच हाँ रहा हूँ। सर थोड़ा सा मैं 2 सीख घंटे का गई पेपर है ना? वैसे भी सर हाँ कोर्ट 2 पे घंटे। जाने वाले हैं अभी, धमकियां तो आ रही हैं सर को। बेटा हाँ फेमस हो गए वर्ल्ड वाइड, हल्का बोलो, अच्छा, सर की रिस्पेक्ट करो। नेपाल, वर्ल्ड वाइड नेपाल धमकियां आ रही हैं नाइजीरिया। सर को। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड धमकियां आ रही हैं, फेमस। फैन फॉलोइंग बढ़ गई है भाई, रिस्पेक्ट करो सर इंटरनेशनल की। फिल्म, सर बिग फैन। इंटरनेशनल क्राइम सर हुआ है। बिग टेटू नहीं करवा दे मुझे भी। सर वैसे आप इतना तो कर सकते हैं, मान ले हाँ क्वेश्चन 3-4 तो क्वेश्चन करवा दे, पहले पूरा नहीं, 3-4 क्वेश्चन मुश्किल वाले सबसे। सही है सही है। क्वेश्चन आएगा देखो। जैसे लास्ट के 4 करवा दें। सर अभी नहीं ये कराइएगा, इसकी कल अभी आवाज करवाइएगा, निकली है। ना भूल जाएंगे। भाई डिल्यूजन में रहना बंद करो और पढ़ना शुरू करो, सर पढ़ा दें। अच्छा अच्छा चलो भाई, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ हालार पढ़ना है भाई, सीधे सीधा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है y इज इक्वल्स टू, इनवर्स का मतलब है k अपॉन क्यूब रूट ऑफ x, x क्यूब। हालार थोड़ा सा सीरियस, इतना इतना ही थोड़ा पहले हो जाता ना तो थोड़ा फायदा हो जाता। सर बस आपके खैर साथ अभी पढ़ रहा हूँ ना, तभी वक्त नहीं क्या गुजरा। करें ये तो। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब क्यूब रूट क्यूब लगेगा रूट ना, ऑफ क्यूब तो x। नहीं लगेगा। हाँ देखा, ये बातों में लगाते हैं ना इसलिए गलत हो जाता है। खुद को पता नहीं है, हमें हमारे पर इल्जाम लगा रहे y की जगह 2.5 आ गया, और k हमारे पास जो है वो नहीं है, और x की वैल्यू 8 है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास 2 होता है, तो k की वैल्यू हो गई 5। इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। Find the value of y when x equals to 64. Y equals to 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 64 होता है बेटा 4। ठीक है, तो ये सर आ ये गया वापस y बता इक्वल्स दे टू, सर, ये 5 के साथ आया के साथ? बेटा ये क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है अयान? अयान क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? कैलकुलेटर नहीं है सर, वो उधर रखा है। कैलकुलेटर नहीं है तो बेटा क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ 8 याद होना चाहिए, 2 होता है। हैं। 2 वहां जाके 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, के की वैल्यू 5 आ गई। ओके सर। ठीक है, सर 5/4 को डेसिमल में तो कन्वर्ट नहीं करना ना? कर दो यार, 1.25 लिख दो, कोई मसला नहीं है। 5/4 भी एक्सेप्टेड है, मिक्स फ्रैक्शन भी एक्सेप्टेड है, डेसिमल भी एक्सेप्टेड है। इसके बाद कैलकुलेट डीबी। ABCD is a quadrilateral with AB equals to 500, BC equals to 650, DA equals to 350, angle DAB equals to 135, and angle BDC equals to 52. Calculate DB। ये कैलकुलेट कोसाइन रूल करना है, लगेगा। कोसाइन रूल लगेगा। अब देखो मैं आपको कोसाइन रूल का जो इसने फॉर्मूला दिया है ना उसी फॉर्मूले से कर लो, ताकि आप लोग अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो आप इसके फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला देख के आपको याद हो जाए। इसने फॉर्मूला दिया है, कहाँ है भाई कोसाइन रूल?
ये रखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, ए स्क्वायर वो वाली साइड होगी जो एंगल के सामने वाली होगी, ए स्क्वायर वो वाली साइड होगी जो एंगल के सामने वाली होगी, जो हमें फाइंड करनी है। यानी डी बी का स्क्वायर, हम इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बराबर वाली साइड्स हैं 350 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय कॉस 135। तो कैलकुलेटर में डालो और स्क्वायर रूट कर दो। सर ये आखिरी सवाल है। नहीं, सेवन टू डबल वन थ्री जीरो स्क्वायर रूट कर दो तो डीबी की वैल्यू आ गई 849। 800 एंड सर नहीं, मैंने गलत आंसर सर कोसाइन में इन्वर्स मेरा कब करते हैं? कैलकुलेटर रेडियन बोल सर 787.4 आ रहा है, आपकी गलत आ रही है। मेरा कैलकुलेटर कैलकुलेटर हाँ, बाकी वालों ने गलत दे दिया है। ओ अब बाका आको वालों ने कैलकुलेटर धोखा दिया। बेस्ट भाई, सर ये इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा ना। एक सेकेंड नाफिस, तेरा जवाब देता हूँ मैं। 787 आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर कोसाइन में इन्वर्स कब करते हैं? जब एंगल निकालना होता है। साहिब तला तो बीच बीच में ऐसा है जैसे इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं भाई। हाँ, क्लास में शहीद, मुझे चलिए। तुम्हें क्लास के बाद एक बात भी बतानी है, याद दिलाना हजार के बारे में। आधार क्या लीक हुआ है भाई तेरा? सर फेमस आदमी ना, क्या करें। सर आपको भी बताऊंगा। दुनिया जलती है मुझसे, पीछे है मेरे। कैलकुलेट द ऑब्टयूज एंगल बीसीडी। और शहीद, तेरा माइक खराब हो गया बेटा, नए एयरबड्स ले ले। कैलकुलेट द एंगल बीसीडी। इनका कभी सा मोबाइल शहीद लगता है अब्बू के साथ बैठा, इतना खामोश है। सारे पैसे कैलकुलेट द एंगल बीसीडी। ये वाला एंगल निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? हमने ये वाली साइड निकाल ली है 787। साइन रूल। कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल लगेगा। साइन 52 है और उसके सामने 650 है। साइन 52 अपॉन 650 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 787। अब राफे यहाँ पे साइन इनवर्स लगेगा कि हमें एंगल निकालना है। तो साइन 52 डिवाइडेड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 787 का साइन इनवर्स 72.6 आ रहा है। 72.6 आ गया। 72.57 लेना, 2 डेसिमल प्लेस। अगला, शांति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। शी ट्रेवल्स, अच्छा इस तरह का भी सवाल एक्सपेक्टेड है सर, क्योंकि मार्किंग स्कीम में हमारे पास नहीं आई। मार्किंग सर, स्कीम ये- में कुछ और आ रहा है आंसर। सर ये इसमें आंसर क्या कहते हैं, ये साइड का Obtuse angle 787 नहीं आ रहा, 801 आ रहा है, ऑब्ट्यूज, पता नहीं। हाँ ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मांग रहा है वो, तो जब हमारे पास एक्यूट एंगल आया है, ऑब्ट्यूज एंगल निकालने के लिए इसको 180 से माइनस करोगे। बहुत गलत बात सर, बहुत गलत। आपको यही नहीं पता, आप हमें फेल करवा के रहेंगे। सर इस बार यार आपकी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा था पेपर है। मैंने सही। आप उन टॉपर बच्चों में से तो नहीं है ये दूसरों को जो गलत राह पे चला के खुद। समझ गया मैं आपकी चाल। यार क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, ऑब्ट्यूज एंगल बोला था। साजिश भाई, साजिश है। अच्छा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस तरह का सवाल आना एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसने P1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है शांति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल। शी ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x kilometers per hour. Write down expression in terms of x for the time taken for Shanti to travel from home to school. अब speed equals to distance upon time होता है। speed हमारे पास x है, distance हमारे पास 12 है, ठीक है, और 12 किलोमीटर्स है, ठीक है, और यहाँ पे
स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है, सही है। और यहाँ पे वो आपसे क्या मांग रहा है, टाइम मिनट्स में मांग रहा है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास टाइम आएगा 12/x, ये है आवर्स। हमें आंसर किसमें चाहिए, मिनट्स में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 720/x। बात समझ में आई? हमारा आंसर आवर्स में आ रहा था, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो वो फिर मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सर ये उसके बाद शांति और पहले, फिलिक्स, हाँ ये शांति जो मेरे बाबा के ये लग रही है, 12 किलोमीटर घर से स्कूल जाती है पैदल चल के। तो कौन लग रही है ये? 720x इसका आंसर है क्या? ये फाइनल आंसर है? हाँ 720/x। हालांकि क्या बोल रहे हैं तेरे अब्बू के साथ क्या? अरे अब्बू के साथ नहीं भाई, अब्बू के जमाने की लग रही है। वो कहते हैं ना कि वो हमारे जमाने में 12-12 किलोमीटर वॉक करके जाते थे। सर भी उसी जमाने के। नहीं भाई, सर जवान है भाई, 18 के हैं अभी। हाँ सर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे ना? फेलिक्स ट्रेवल्स 12 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, साथ ही चले जाते हैं। He travels at an average speed that is 20 km/h slower than Shanti's average speed. ठीक है, अब इसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर स्लोअर देन शांतिज एवरेज स्पीड है, यानी फेलिक्स की जो स्पीड होगी वो शांति से 20 किलोमीटर पर आवर कम होगी, ठीक है। तो उसकी अगर x थी तो इसकी क्या होगी, x-20 होगी, ठीक है। तो हमें इसकी स्पीड पर इसका टाइम बताना है, तो इसका टाइम क्या होगा, अगेन स्पीड इक्वल्स टू स्पीड इसके पास x-20 है, इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास 12 किलोमीटर है, अपॉन टाइम हमें नहीं पता, तो ये टाइम आ जाएगा 12/x-20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 720/x-20, ठीक है। और ये 10 से 10 नहीं काट सकते, याद रखना, गलती से काट मत देना, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो काट सकते थे, माइनस प्लस होगा तो नहीं काटेंगे। अच्छा, फेलिक्स टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल देन शांति, ठीक है। अब फेलिक्स को कितना टाइम लगा है, फेलिक्स का टाइम है बेटा 720/x-20, और शांति का टाइम कितना है बेटा, शांति का टाइम है कितना है, शांति का टाइम 720/x। वो बोल रहा है कि फेलिक्स को 15 मिनट ज्यादा लगे शांति से, ठीक है। यानी फेलिक्स का जो टाइम है, फेलिक्स का जो टाइम है वो शांति के टाइम से 15 मिनट ज्यादा है। ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं? फेलिक्स का जो टाइम है वो शांति के टाइम से 15 मिनट ज्यादा है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है बेटा कि कहाँ पे प्लस करना है, कैसे? कहाँ माइनस करना है, वही समझा रहा हूँ कैसे कहाँ प्लस करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो सर फेलिक्स ने +15 करें क्योंकि उसको देर लगी है ज्यादा, तो आप सिंपल सी चीज का मुझे जवाब दो बेटा। उसने बोला है फेलिक्स को 15 मिनट ज्यादा लगे शांति से, तो ज्यादा देर किसको लगी है, फेलिक्स को या शांति को? शांति को। है भाई, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फेलिक्स टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर देन शांति, इसका मतलब क्या है, ज्यादा टाइम ट्रेवल करने में किसको लगा, फेलिक्स फेलिक्स फेलिक्स। फेलिक्स को ज्यादा टाइम लगा, यानी फेलिक्स के टाइम की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देना, तो फेलिक्स का टाइम माइनस शांति का टाइम इक्वल्स टू 15 मिनट होना चाहिए, दोनों के टाइम का डिफरेंस 15 है, ठीक है। आप बस ये सोचो कि बड़ी वैल्यू किसकी होगी, भाई जाहिर सी बात है फेलिक्स को 15 मिनट अगर ज्यादा लगे तो फेलिक्स का टाइम ज्यादा होगा, तो फेलिक्स का टाइम माइनस शांति का टाइम, उन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 15। ये इक्वेशन समझ में आई? बोलो हाँ या ना। जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन को यूज कर लो, तो फेलिक्स की टाइम कितना है 720/x-20, शांति का टाइम कितना है 720/x। इंस्पेक्शन वाला आ गया भाई वापस।
इक्वल्स टू 15। सर फिर आ गया साइम तला। भाई बोलो इंस्पेक्शन के लिए आता है क्या, सही चल रही है क्लास? डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब साइम पूछेगा सर ये आखिरी सवाल है और फिर चला जाएगा। तुमने पूछ लिया उसकी जगह। अच्छा इसको सॉल्व करो बेटा। 720x माइनस 720x प्लस 720 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो जाएगा? 14,400। और इस x और x माइनस 20 को मैं उधर लेके जाके लिख रहा हूँ x स्क्वायर माइनस 20x मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, 720x कैंसिल कर दिया। 15x स्क्वायर माइनस 20 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया 300। और अब ये मेरी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं कैलकुलेटर में डाल के फिलहाल सॉल्व कर रहा हूं। तो मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्या आएंगे x की वैल्यूज भाई? कैलकुलेटर में डाल देते हैं इसको हम। 15 माइनस 300 और माइनस 14,400, ये आ रहा है मेरे पास 42.5। x की वैल्यू आ रही है 42.56 और सर दूसरी कैसे आ वैल्यू आ रही है? रही है, कैलकुलेटर से डाल दिया है मैंने। तो कैलकुलेटर में मेरे पास कुछ और आ रही है। क्या आ रही है? पता नहीं 14,000 समथिंग आ रही है। नहीं गलत आ रही है बेटा, यही आ रही है। तो दोबारा डाल कैसे, के यही देख तो लेना। पूछ रहा हूँ। कैसे आप इनपुट कैसे कर रहे हो? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है ना इसमें। हाँ आप अपने कैलकुलेटर की पिक्चर लेके भेज देना कैसे आपने करा। बेटा, बेटा ये फॉर्मूला लगा लो ना। आप कैलकुलेटर में इस तरह से क्यों डाल रहे हो? फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले के मार्क्स हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ तो ये माइनस कौन बी यानी बताएगा हमें? बी की वैल्यू है माइनस 300। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो पता होनी चाहिए टाइम पे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 300 का स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा 15, सी हो जाएगा माइनस 14,400 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको कैलकुलेटर में डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें हमें देखो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो। ये जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी ये नेक्स्ट पार्ट में करनी। नेक्स्ट पार्ट में इक्वेशन सॉल्व करने का बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में वो सिर्फ आपको ये शो करने का बोल रहा है। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहाँ तक पहुंचे थे? हम पहुंचे थे 15x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 14,400। अब सुनो सुनो, शो कैसे करोगे? हमारी इक्वेशन बनी है 15x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 14,400। अब हम इसको कैसे शो करेंगे? देखो जरा, अपनी इक्वेशन को और उसकी इक्वेशन को कंपेयर करो। अपनी इक्वेशन को और उसकी इक्वेशन को कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के साथ। हमारे पास पहली वैल्यू ही कंपेयर कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 15 लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब मुझे 15 को निकालना है कॉमन। अगर मैं 15 को कॉमन निकालता हूँ सबके साथ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा। जी 300 सर को हो गया। डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो क्या आएगा? 20 एक्स। 960। और 14,400 को डिवाइड बाय 15 करोगे तो ये आ जाएगा 960। और 15 वहां जाके 0 हो जाएगा और ये हमारी इक्वेशन शो हो गई। और अगले पार्ट में हम अब इस इक्वेशन के ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगेगा बेटा? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac साइंस के साथ, हाँ, अपॉन 2a। इसको कैलकुलेटर में डाल दोगे आपके पास दो आंसर आएंगे। एक आएगा 42.56
और एक आएगा -22.5। ठीक है, अगले बार में बोला है कैलकुलेट द टाइम फेलिक्स टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। अब होम टू स्कूल यानी फेलिक्स का टाइम कितना था बेटा? फेलिक्स का टाइम था 720 अपॉन x माइनस 20। फेलिक्स का टाइम था 720 अपॉन x की वैल्यू जाहिर सी बात है अब हम पॉजिटिव में ही लेंगे। x माइनस 20 था ना, तो 42.56 माइनस 20। कैलकुलेटर में डालते हैं, क्या आंसर आएगा? ये आ रहा है 31.91। अब सर मैंने आपको एक चीज बताई। हाँ -20 है। बेटा, वो फेलिक्स का टाइम ऊपर था ना, फेलिक्स के टाइम की इक्वेशन हमारे पास पहले से बनी हुई थी ना, ये थोड़ी। हाँ सही है। क्या? तो अच्छा, अब 32 सुनो कर बेटा। देंगे या नहीं करेंगे? हाँ 32 कर दें ऐसे? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब आपको मिनट्स और सेकंड्स में आंसर देना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास में, वर्कशॉप में, कि भाई आपके पास एक बटन होता है, जो बटन आपको टाइम को जो है वो चेंज करके बता देता है। अब ये 31.91 मिनट्स हैं, मुझे इसमें ये चेक करना है कि भाई इसमें 31 मिनट्स तो पूरे हैं, सेकंड्स कितने हैं? तो आपको मैंने एक बताया था कि ENG के ऊपर एक बटन लगा हुआ होता है, इस तरह से नजर आ रहा होगा। आ रहा है? अपने इस आंसर के ऊपर ये वाला बटन प्रेस कर दो तो आपको मिनट्स और सेकंड्स बता देगा। मेरा आंसर आ रहा है 31 मिनट 54 सेकेंड। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कितने सवाल रह गए? सर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? एरर शो कर नहीं रहा आ है। रहा। एरर शो कर रहा है? कैसे एरर जी शो कर रहा है भाई मेरा? वो बटन दबाया और वो लिख हाँ, दिया 13 वो बटन 1.19। दबाना नहीं है बेटा, वो आप आंसर आएगा कैलकुलेटर में, आंसर इनपुट होगा और उसके ऊपर ये बटन दबाना है। खुद अच्छा से नहीं लिखना 31। हाँ, आपका बाको इस पहले कैलकुलेटर गैलेक्सी 31, इस्तेमाल वाला जो करो। आंसर है, पहले इसका जो आंसर आ 31.91 रहा है, है। नहीं अच्छा लिखना आप इसका आंसर निकालो पहले कैलकुलेटर में, सही है, निकाल दिया। और इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो आप क्या बोलते हैं, वो बटन बटन दबा दो। दबा दो। हाँ सर मेरे पास यही शो हो रहा है। आ गया। वो बाको कैलकुलेटर ठीक है? इस्तेमाल करो, अच्छे से आएगा। हाँ, बाय अबाको। कितने पैसे मिलने सर इस बात के? नहीं, इस बात की नहीं बेटे यार, फ्री में कर दी। अच्छा, अब कैलकुलेटर में आप इस टेबल को फिल करो, ये दो वैल्यूज आएंगी। एक हमें डालना है -3, तो ब्रैकेट में और डालना बेटा -3 पावर 3 अपॉन 4.8, सॉरी 4.8 लिख दिया मैंने, 3 है, x³ अपॉन 3 -2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -3 +5, ये आ गया -10। -3 का क्यूब अपॉन 3, माइनस है यहाँ पे, प्लस लगाया है, 2 आ रहा है। और 3 डालने से क्या आ रहा है भाई? 3 डालने से आ रहा है 8। अब हम ये वैल्यूज प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। -3 पे 2 मार्क करना है, -2.5 पे 4.8, -2.5 कहाँ होगा? ये रहा, उसके ऊपर 4.8 यहाँ होगा। ये आ गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद -2 पे 6.3, -2 पे 6.3, -2 ये रहा, और 6.2 6.3 ये रहा। अच्छा, उसके बाद आ गया हमारे पास -1 पे 6.7, -1 पे 6.2 6.4 6.6 6.7 सेंटर में आ जाएगा।
और 0 पे 5, 1 पे 3.3, 1 पे 3.3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 पे 3.7, 2 पे 3.2, अच्छा दोबारा ऊपर जा रहा है, 3.7, 2.5 पे 5.2, और 3 पे 8। अब हमें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कर्व बनाना है, ट्राई करते हैं सही से बन जाए। ये बन गया आपका इस इक्वेशन का कर्व, ठीक है, समझ आ गई बेटा बात। और कोशिश करना है कर्व को 1 गो में बनाना, क्योंकि पेंसिल उठा दोगे तो फिर जो है ना वो कर्व की लाइंस सही नहीं बन, तो कोशिश करना है स्मूथ कर्व जितना बने उतना ज्यादा अच्छी बात है। अब अगले पार्ट में बोल रहा है बाय ड्राइंग अ सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब देखो ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, दोबारा भी बताता हूँ कि आपके पास एक इक्वेशन है x³ माइनस 1.5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमने जो ग्राफ बनाया वो किसका बनाया है, x³ माइनस 2x प्लस 5। हम ये देखते हैं कि भाई दोनों इक्वेशंस में क्या चीज सेम है, x³ वाली चीज सेम है, दोनों इक्वेशंस में x³ वाली चीज सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो कर्व की इक्वेशन थी जो हमने बनाई थी उसमें से हम जो है वो किसी में से भी, बल्कि किसी में से भी हम x³ को सब्जेक्ट बना के दूसरी में डाल देते हैं, हमारा काम होता है। इसमें अगर बनाए हम x³ तो क्या होगा, x³ इक्वल्स टू 1.5x माइनस 1, और अब इस 1.5x माइनस 1 को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं, तो ये जाएगा y इक्वल्स टू 1.5x माइनस 1 और माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज आ गया। अब बताओ मुझे 1.5x माइनस 2x को मैं माइनस 0.5x लिख सकता हूँ, और प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5 को मैं प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो ये बन गई मेरी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो अब मुझे प्लॉट करनी है, ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो अब मुझे प्लॉट करनी है। कैसे प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन कैसे प्लॉट करते हैं बताओ। 2 पॉइंट ले लेते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, y इक्वल्स टू माइनस 0.5x प्लस 4 की इक्वेशन है। अगर मैं x की जगह 0 डालता हूं तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी 0,4 एक इक्वेशन तो बहुत आराम से मिल गई, एक पॉइंट सॉरी। दूसरा पॉइंट क्या करें, हम x की जगह 2 डाल देते हैं, इवन नंबर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 0.5 है ताकि हमारे पास होल नंबर आ जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूँ तो y इक्वल्स टू माइनस 0.5 2 प्लस 4 कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 पे y इक्वल्स टू 3 है। ये पॉइंट आ गया दूसरा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, सर ये वापस समझा दे, समझ नहीं आया। ये लाइन बेटा एक इक्वेशन हमारे पास बन गई थी y इक्वल्स टू माइनस 0.5x प्लस 4, हमें इस लाइन को प्लॉट करना था। तो हमने प्लॉट करने के लिए क्या किया, हमने इसके अंदर सबसे पहले x की जगह 0 डाल दी, हमने सबसे पहले x की जगह 0 डाल दिया, x की जगह 0 डाल दिया तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई, तो 0,4 एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें।
फिर हमने x की जगह दूसरी वैल्यू डाली, अपनी तरफ से डाल दी, बेटा कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। x की जगह मैंने 2 डाल दिया, x की जगह 2 डाला तो मुझे y की वैल्यू 3 मिल गई। तो मैंने दूसरा पॉइंट प्लॉट कर दिया 2,3। फिर मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और उतना एक्सटेंड करना है जहां तक आपकी लाइन जो है वो कर्व से इंटरसेक्ट कर रही है। अब जहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं वो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है, एक यहाँ इंटरसेक्शन हो रही है, एक यहाँ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट है मेरे पास 1.5 आ रहा है एग्जैक्ट, एक आ रहा है 0.8 और एक आ रहा है हमारे पास -2.4। 1.5 यहाँ लिख दो, 1.5 नहीं, ये तो गलत सवाल है। 1.5, 0.4 और -2.4। 0.4 ही था ना, 0.8 था। ठीक है भाई। सर बस कर दें। हाँ क्या बोल रहे हो? सर ये x की वैल्यूज कैसे निकाली है जो 3 निकाली है? बेटा हमने जहां जहां इंटरसेक्शन हो रही थी हमने वहां वहां नीचे जाके ग्राफ तो देख लिया उसको। ओके सर। अच्छा इसके बाद द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज गिवन एज 16 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर का मिल लेते हैं, मतलब है नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर, और नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब है नियरेस्ट 1 मिलीमीटर। ठीक है, और क्योंकि हम सेंटीमीटर्स में काम कर रहे हैं तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर की जगह मैं क्या ले लूंगा, 0.1 सेंटीमीटर ले लूंगा। अब होता यह है कि जितना भी नियरेस्ट होता है उसको हम आधा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 16 सेंटीमीटर की बात करूं तो वो नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर है, तो 1/2 किया तो कितना आया, 0.5। अब अगर मैं 16 में प्लस 0.5 करूंगा तो मुझे अपर बाउंड मिलेगा, और -0.5 करूंगा तो मुझे लोअर बाउंड मिलेगा। इसी तरह 14.7 की अगर बात करें तो वो कितना नियरेस्ट है, 0.1 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आता है 0.05। यानी 14.7 में अगर मैं प्लस 0.05 करूंगा तो आएगा अपर बाउंड, और 14.7 में -0.05 करूंगा तो आएगा लोअर बाउंड। यानी इसका अपर बाउंड हो गया 16.5 और इसका हो गया 15.5 लोअर बाउंड, और इसका अपर बाउंड हो गया 14.75 और इसका लोअर बाउंड हो गया 14.65। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द पेंसिल एंड लेंथ ऑफ द पेन। अपर बाउंड, डिफरेंस का अपर बाउंड मतलब लेंथ ऑफ पेंसिल एंड लेंथ ऑफ पेन। जाहिर सी बात है पेंसिल की लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो पेंसिल माइनस पेन का मुझे अपर बाउंड चाहिए। क्या बताया था मैंने, अगर मुझे माइनस करने से अपर बाउंड चाहिए होगा तो हम क्या निकालेंगे, पेंसिल की कौन सी वैल्यू लूं, बड़ी वाली लूं छोटी वाली लूं? मुझे फाइनल आंसर बड़ा चाहिए, पेंसिल की बड़ी वैल्यू लूं छोटी वैल्यू लूं? बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू पेंसिल की लेनी पड़ेगी 16.5, और पेन की कौन सी वैल्यू लूं ताकि फाइनल आंसर सबसे बड़ा है? छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू। माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा 1.85 हमारा अपर बाउंड। ठीक है, अच्छा एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, यार ये तो 3 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले x को मल्टीप्लाई करवा दो 4x + 1 से, फिर -2 को मल्टीप्लाई करवा दो 4x + 1 से। जो आंसर आएगा उसको हम फिर बाद में x - 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
हो जाएगा 4x² प्लस एक्स माइनस 8x-2, 4x² माइनस 7x-2, इसको मल्टीप्लाई करवाना है x-5 से। तो 4x² को मल्टीप्लाई करवाओ x-5 से, और माइनस 7x को मल्टीप्लाई करवाओ x-5 से, -2 को मल्टीप्लाई करवाओ x, 4x³ माइनस 20x² माइनस 7x² प्लस 7 5 आर 35। हाँ आदम बोलो। सर इसमें हम x-5 को एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब आपने 4x माइनस 7x माइनस 2 लिया ना, उसकी जगह हम x-5 हाँ हाँ नहीं हाँ ले हाँ सकते? हाँ, कर सकते हो कर सकते हो। क्या आ रहा है फाइनल आंसर बेटा? 4x³ -20 और -7 -27x² और +35 -2x +33x और +10, ये आ गई हमारी फाइनल। हो ये आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 24, राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द पिरामिड। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मैंने बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो आपके शेप को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होती है कि भाई मैं इसके अंदर ऐसा कौन सा जो है वो जगह पे कोई एक लाइन मार सकता हूँ या कोई एक इस तरह से इसको काट सकता हूँ, कहाँ से कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कैसे काट सकता हूँ मैं इसको? एक यहाँ सेंटर से काट सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। एक मैं इस तरह से काट दूंगा तो ये 12 है, ये साइड 6 चली जाएगी, ये साइड 6 चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको काटूंगा तो इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा इस शेप, यहाँ बीच में से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड से इसको काटूं इस तरफ से, इस तरफ से अगर इसको काटूं तो फिर ये भी 8 है, तो ये 4 और ये 4 और ये पूरा शेप आधा आधा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। डायगोनल से इसको मैं नहीं काट सकता क्योंकि रेक्टेंगल को जब आप डायगोनल से काटते हो तो वो दो इक्वल सेम ओवरलैप नहीं होता, ठीक है। सिमेट्री कब बोलते हैं? जी आप दो उसको काटो जब, तो बिल्कुल वो जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। तो मैं इसके बेस की अगर बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल को मैं या तो यूं काट सकता हूं या तो मैं इसको यूं काट सकता हूं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी बेस रेक्टेंगल है तो इसको मैं रेक्टेंगल के हिसाब से देखूंगा, इसकी दो प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगे, यानी दो जगह से मैं इसको इस तरह काट सकता हूँ कि ये बिल्कुल दो एग्जैक्ट सेम शेप्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है। अच्छा इसके बाद वो बोला है शो दैट ई एफ इज इक्वल टू 14.3, ई एफ बताना है। हमने क्लास में इसकी बहुत सवाल किए थे। सबसे पहले आप ए सी निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर रूट ऑफ 12² प्लस 8², कितना आ जाएगा? 14.4, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये आ गया 7.21। ये कौन सी लेंथ आ गई? यहाँ से यहाँ तक की आ गई एफ सी, एफ सी की लेंथ आ गई 7.21। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा वाला बेटा? ये वाला।
ये वाली लेंथ 16 है, ये वाली लेंथ हमने अभी अभी निकाली 7.21, और ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, बट दिस टाइम हाइपोटेनस हमारा 16 है, ये ध्यान रखना। 16 स्क्वायर इक्वल्स टू 7.21 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमें नहीं पता। 16 स्क्वायर माइनस 7.21 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 14.3। सही है, क्लियर है? ये तो हमने किए थे काफी सवाल में। अच्छा, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन ईसी एंड द बेस एबीसीडी, ये भी इसने सवाल पूछा नया नया ये सिलेबस में। ने बोला है लाइन ईसी विच इज दिस एंड द बेस एबीसीडी, मतलब ये जो बेस है इसके साथ ये वाली लाइन जो एंगल बना रही है, ये एंगल कैलकुलेट करना है। तो दोबारा से बेटा आप इसी ट्राइंगल को कंसीडर कर लो। इसमें ये वाली साइड भी हमने सारी साइडें निकाली है, ये वाली साइड भी हमें पता चल गई है 14.3। तो अगर मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस पता है मुझे, ये वाली साइड ऑपोजिट, ये वाली साइड हाइपोटेनस, तो tan लगा देते हैं। tan इनवर्स कर देंगे, हमारे पास एंगल आ जाएगा 41.79। ठीक है, ऑपोजिट हाइपोटेनस है, साइन लगेगा यार, ऑपोजिट हाइपोटेनस से साइन लगेगा बेटा, tan नहीं लगेगा। 63.35 डिग्री। ठीक है, आंसर स्पेस में भी हमने इसको लिख दिया। चलो लास्ट सवाल है ये, द डायग्राम शोज अ बाउल इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल। वॉल्यूम ऑफ द बाउल कैसे निकलेगा बेटा? फ्रस्टम कैसे बनता है? फ्रस्टम बनता है बड़े कोन में से छोटा कोन माइनस करते हैं तो फ्रस्टम बनता है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ बाउल निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई, रेडियस है इसका 6, हाइट मुझे अभी इसकी नहीं पता, अभी निकाल लेंगे। ठीक है, और माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन के लिए 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इसका है छोटे स्क्वायर का 6। अच्छा, बड़े वाले कोन का रेडियस 8 है, और हाइट अभी इसकी हमें नहीं पता, अभी हम ये भी निकाल लेते हैं। तो फ्रस्टम की हाइट निकालने के लिए ना आप रेशियो मेथड यूज करोगे। रेशियो मेथड कैसे यूज करोगे बेटा? बड़े वाले कोन का रेडियस कितना है? 8। बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है? बड़े वाले कोन की हाइट कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, बड़े वाले कोन इसको इस तरह से करेंगे, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ठीक है, इक्वल्स टू रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2। अब बताओ कैसे निकलेगा बेटा? देखो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा बड़ा वाला कोन जो है ना, मैं इसको इस तरह से करता हूँ, अगर मैं इस कोन को कंप्लीट करता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोन अगर कंप्लीट होगा तो इसकी ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट जो है, ये बड़े कोन की हाइट है ना, हम इसको h ले लेते हैं, इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट, और जो छोटा वाला कोन है उसकी हाइट ये है,
और ये भी हमें नहीं पता, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास रेशो क्या बनेगा, रेशो आपका बनेगा बेटा बड़े वाले कोण की हाइट अपॉन छोटे वाले कोण की हाइट इक्वल्स टू बड़े वाले कोण का रेडियस अपॉन छोटे वाले कोण का रेडियस। ये बात समझ आई सबको बेटा, बड़े कोण की हाइट अपॉन छोटे कोण की हाइट इक्वल्स टू बड़े कोण का रेडियस अपॉन छोटे कोण का रेडियस। अब आपको मुझे ये बताओ कि अगर बड़े वाले कोण की हाइट h है और सर ये छोटे कोण वाली, कहाँ से आया? हाँ क्या कहाँ से आया, कोण कैसे बना? कोण कैसे बना? कोण ये है ना बेटा, ये एक छोटा कोण है और ये एक पूरा बड़ा कोण है, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। ये तो आपने बनाया ना, या लिखा हुआ कहाँ पर है? फ्रस्टम लिखा हुआ है ना बेटा, फ्रस्टम का मतलब यही होता है, फ्रस्टम ऐसे शेप को बोलते हैं, बड़े कोण में से छोटा कोण माइनस करते हैं तो फ्रस्टम बनता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अगर बड़े वाले कोण की हाइट h कैपिटल H है, छोटे वाले कोण की हाइट स्मॉल h है, मुझे बताओ बेटा कि अगर मैं इस h को अगर मैं इस h को कुछ और लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको h-9 लिख सकता हूं या नहीं? छोटे वाले कोण की हाइट जो है वो h-9 हो सकती है या नहीं, जल्दी बताओ, क्योंकि हो ऊपर जो सकती है। फ्रस्टम है, जो बाउल है, उसकी हाइट कितनी है, 9 है। पूरे कोण की हाइट को मैंने h अज्यूम किया, तो छोटे कोण की हाइट क्या होगी बेटा, h-9 होगी। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 6h इक्वल्स टू 8h-8 9 = 72, और रीअरेंज करोगे तो 72 इक्वल्स टू 2h और h की वैल्यू आ गई 36, यानी बड़े वाले कोण की जो हाइट है वो 36 होगी। तो ये बड़े वाले कोण की जो हाइट है वो हो जाएगी 36, और छोटे वाले कोण की क्या होगी, 36 - 9 यानी 27। इसको आप कैलकुलेटर में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 सर ये मल्टीप्लाई टू बाय, एच कहाँ से आया? यार सॉल्व किया ना इस इक्वेशन को, 6h - सही है, सही है, 8h सही है, सही है, सही है, सही। 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 36, इसमें से माइनस कर दिया 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 27। आंसर आ गया 1394.8, तो 1395 हो गया। तो या 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे 1390 भी कर सकते हो, क्योंकि 4.85 आ रहा है, तो इसको मैं 1395 भी लिख दूं या 1390 भी लिख सकते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये पेपर हो गया है कंक्लूड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं दूसरे पेपर के साथ।